दोस्तों नमस्कार, मैं विकास कुमार, आपका दोस्त और बिजनेस कोच। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, पेट्रोल पंप से रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेरीज आ रहे हैं मेरे पास, आप लोगों के, आप जैसे प्रिय व्यूअर्स के, जो हमेशा नई नई चीजें जानना चाहते हैं या फिर आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसके रिगार्डिंग आप क्वेश्चंस करते रहते हैं। तो बहुत सारे जो प्रोसेस थे वो होल्ड पे डले हुए थे इलेक्शन के रीजन से। इलेक्शन प्रोसेस हो रहा था, इस वजह से सारे प्रोसेस होल्ड पे डले हुए थे। तो दोस्तों, अब ये सारे प्रोसेस स्टार्ट हो चुके हैं। मैंने अपने वीडियो में पहले ही बता रखा था कि 6 जून के बाद सारे सिस्टम्स स्टार्ट हो जाएंगे, वो चाहे रीड्रॉ के हों या जिनका LOI होल्ड पे चला गया था या फिर जिनका सिलेक्शन हो गया है, डॉक्यूमेंट अपलोड होना था, वो सारी चीजें। तो इस तरह से सारे प्रोसेस अब स्टार्ट हो चुके हैं। दोस्तों, डेट्स भी इसकी आ चुकी हैं, आपको शायद पता चल गया होगा, नहीं पता है तो आप अपने ऑनलाइन पोर्टल्स पे जाके चेक कर सकते हैं। रीड्रॉ के डेट स्टार्ट हो चुके हैं। रीड्रॉ 18 जून से स्टार्ट हो रहे हैं। हो सकता है कुछ लोकेशंस पे वो पहले ही स्टार्ट हो जहां पे रीड्रॉ होना था, अदरवाइज 18 जून से ये प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हो रहे हैं। इसके साथ ही जिनका सिलेक्शन हो गया था और उनके डॉक्यूमेंट अपलोड होने थे, वो पोर्टल उनका ओपन नहीं हुआ था, तो अब उनका डॉक्यूमेंट्स अपलोड होगा और ISD इनिशियल सिक्योरिटी डिपॉजिट भी पे करने के पोर्टल ओपन हो रहे हैं। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करके रखें। आपके डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर रहेंगे, इनिशियल सिक्योरिटी डिपॉजिट जो भी होगी उसका अरेंजमेंट करके आप रखें, क्योंकि अब ये प्रोसेस बहुत तेजी से होने वाले हैं, तो इसके लिए आप तैयार रहें। तो दोस्तों, जो रीड्रॉ का प्रोसेस है वो ऑनलाइन प्रोसेस है। रीड्रॉ के लिए आपको बुलाया भी जा सकता है मेल के थ्रू, अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। अदरवाइज उस रीड्रॉ में जो भी डेट आएगा उसमें जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होगा उसको मेल आ जाएगा या फिर आपके उस ऑनलाइन पोर्टल पे अपडेट हो जाएगा पेट्रोल पंप डीलर चेन.in की साइट पे। आप वहां से भी रेगुलरली उसको आप विजिट करके सारे अपडेट्स को ले सकते हैं। इसके साथ ही बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके LEC से रिगार्डिंग। LEC भी पैरेलली चल रहा है बहुत सारे लोकेशंस पे ड्यूरिंग इलेक्शन, उस बीच भी LEC हो रहे थे और मैंने बहुत सारे लोगों के LECs करवाए हैं। उसमें कुछ डाउट आ रहे हैं, उन डाउट्स को जिनका सिलेक्शन हो गया है, वो जिनका LEC होना है, वो इन सारे डाउट्स को जरूर समझें। क्या क्या चीजें होती हैं LEC के टाइम पे। लैंड एवल्यूशन के टाइम पे क्या होता है कि जो भी आपने जमीन की डिटेल दिया है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सेल्स ऑफिसर के सामने और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के एक किसी भी पटवारी या लेखपाल जो भी आपके यहाँ होते हैं उनको लेके वेरीफाई किया जाता है कि जो आपका जमीन है वो ROW को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो उनके पैरामीटर्स हैं, उनका जो लेंथ एंड विड्थ है वो कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके साथ ही एक डॉक्यूमेंट्स बनता है ट्रेस मैप। ट्रेस मैप आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट के तरफ से बना के दिया जाएगा। ट्रेस मैप बहुत ही जरूरी डॉक्यूमेंट्स है। इसके साथ ही दोस्तों, जिनका LEC होना है उनका मेरे पास क्वेरी आ रहा है कि सर LEC होना है तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, उसकी एक चेकलिस्ट मुझे आप प्रोवाइड करवा दीजिए। तो दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस पे यहाँ पे मैंने चेकलिस्ट लगा दिया है, आप उसको देख सकते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने हैं। और डॉक्यूमेंट्स दोस्तों बहुत ही जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, आपकी जमीन के डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, और इसके साथ साथ जो अपेंडिक्स हैं वो चाहे आपका साइट मैप हो या फिर अपेंडिक्स हो, अपेंडिक्स 5 हो, अपेंडिक्स 6 हो, अपेंडिक्स 7 हो, 7B हो, 7A हो, जो कास्ट सर्टिफिकेट है। अगर आप हैंडीकैप्ड हैं तो हैंडीकैप्ड का सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर आप आर्मी पर्सन हैं तो DGR सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है। फिर भी मैं आपको एक चेकलिस्ट लगा दे रहा हूं, आप उसको देख सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, ठीक है। अब इसके साथ ही एक क्वेरी और आ रही है, इनिशियल सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात करें
तो जिन्होंने जो भी एप्लीकेंट इनिशियल सिक्योरिटी डिपॉजिट पे किए हुए हैं, अब उनका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है। इस केस में इनिशियल सिक्योरिटी डिपॉजिट रिटर्न होगा या नहीं होगा, ये चीज समझने की बात है। दोस्तों, अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इशू है तो इस केस में आपका इनिशियल सिक्योरिटी डिपॉजिट रिटर्न नहीं होगा। अगर आपके लैंड एवल्यूएशन के टाइम कोई लैंड में प्रॉब्लम है, इस केस में आपका जो इनिशियल सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो रिटर्न होगा। उसका क्या प्रोसेस है वो जिस किसी को भी जानना है आप उससे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्लैश पे मेरा नंबर चल रहा है, आप उससे बात कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जिनको अभी भी डाउट्स है, अभी भी डाउट है कि लीज डीड क्या है या रजिस्टर्ड लीज डीड क्या है। मेरे पास कमेंट भी आए हुए हैं कि लीज डीड क्या है और रजिस्टर्ड लीज डीड क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो मैं सबसे पहले आपको रजिस्टर्ड लीज डीड और लीज डीड में डिफरेंस बताता हूं। देखिए दोस्तों, इसमें लीज डीड की बात करें तो इसमें लॉन्ग टर्म लीज डीड का यूज होता है। लॉन्ग टर्म इन द सेंस लीज डीड तो आपका 11 मंथ का भी होता है, ठीक है, बट ये लॉन्ग टर्म लीज डीड जो है वो 19 साल 11 महीने का आपको चाहिए होगा, ठीक है। लीज डीड दो तरीके के होते हैं, एक आप 100 रुपीज के स्टैम्प पेपर पे बनवा सकते हैं नोटराइज करवा के, ठीक है। दूसरा होता है रजिस्टर्ड लीज डीड, जो कंपनी एक्सेप्ट करती है वो रजिस्टर्ड लीज डीड होना चाहिए। और रजिस्टर्ड लीज डीड इस तरह से होना चाहिए कि उस जमीन में जितने भी को ओनर्स हैं, ओनर के साथ साथ जितने भी को ओनर्स हैं, सभी का उसमें फर्स्ट पार्टी में नेम होना चाहिए और सेकंड पार्टी में आप रहेंगे। तो लीज डीड और रजिस्टर्ड लीज डीड में जो मैं डिफरेंस की बात कर रहा था, रजिस्टर्ड लीज डीड आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जो रजिस्ट्रार होता है, जो रजिस्ट्री वगैरह करते हैं, वहां से आपको प्रोसेस करवाना पड़ता है। उसमें टाइम लगता है, उसमें स्टैम्प ड्यूटी भी ज्यादा लगती है और ये एक तरह से रजिस्टर्ड होता है। इसमें सामने वाला पार्टी कभी भी आपको ये नहीं कर सकता कि नहीं मैं इस चीज को नहीं दूंगा, क्योंकि अगर वो रजिस्टर्ड लीज डीड होगा तो जो लैंड ओनर होगा कभी भी मना नहीं कर सकता है। इसीलिए कंपनी जो है रजिस्टर्ड लीज डीड को मांगती है, नॉर्मल लीज डीड को एक्सेप्ट नहीं करती है। इस चीज को आपको समझने की जरूरत है लीज डीड और रजिस्टर्ड लीज डीड में। अगर कोई और भी डाउट है तो आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, एक मेरे व्यूअर हैं जिनका ये क्वेश्चन है कि सीएफएस साइट है, मैंने एप्लीकेशन किया, एप्लीकेशन करने के बाद मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया। उन्होंने ग्रुप 2 में एप्लीकेशन किया था, ग्रुप 2 में एप्लीकेशन करने के बाद उनका सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन होने के बाद उन्होंने इनिशियल सिक्योरिटी डिपॉजिट पे किया, डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद कंपनी की तरफ से कोई रेक्टिफिकेशन आया हुआ था और वो रेक्टिफिकेशन दिए हुए टाइम पे एप्लीकेंट ने नहीं किया। तो इस केस में क्या होगा? तो दोस्तों मैं बताऊं कि इस केस में क्या होगा कि जो एप्लीकेशन है, अगर सीएफएस साइट है, सीसी साइट से है या डीसी साइट है, तो कैंडिडेचर वहां पे कैंसिल कर दिया जाएगा और आपको थोड़ा सा भी उसमें टाइम नहीं दिया जाएगा। तो जो भी रेक्टिफिकेशन आता है दिए हुए टाइम पे आप रेक्टिफिकेशन को जरूर पूरा करें। दोस्तों, कुछ ऐसे मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे प्रीमियम मेंबर्स हैं जिनका सिलेक्शन इलेक्शन के पहले हो चुका था, बट इलेक्शन के कारण, कोड ऑफ कंडक्ट लगने के कारण अभी तक उनका डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का पोर्टल ओपन नहीं हुआ था। तो अब जो है वो पोर्टल भी ओपन होने स्टार्ट हो चुके हैं, आपके पास मेल आना स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे मेरे ऐसे प्रीमियम मेंबर्स हैं जिनके पास वो मेल आ चुके हैं और अब वो अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो जिनका भी होल्ड पे डला हुआ था डॉक्यूमेंट अपलोड करने की, जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने थे वो होल्ड पे डाला हुआ था, वो पोर्टल ओपन नहीं हो रहा था, तो वो भी स्टार्ट हो चुका है। मेरे कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं, मेरे कुछ ऐसे प्रीमियम मेंबर्स हैं जिनका एलवाई होल्ड पे डाला हुआ था, सिर्फ और सिर्फ कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से। कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से एलवाई होल्ड पे डाला हुआ था। अब एलवाई के भी प्रोसेस स्टार्ट हो चुके हैं। तो दोस्तों आप एलवाई के लिए भी तैयार रहिए। एलवाई लेने के लिए, एलओआई लेने के लिए सबसे पहले अब आपको फिर से अपेंडिक्स 10A सबमिट करना पड़ेगा, क्योंकि अपेंडिक्स 10A कंपनी हमेशा करेंट डेट में मांगती है और हो सकता है कि अपेंडिक्स 10A 4 से 6 बार आपको सबमिट करना पड़े। हर बार आपको अपेंडिक्स 10A सबमिट करना पड़ेगा।
अब अपेंडिक्स 10 ए क्यों सबमिट करना पड़ता है, इसके पीछे के रीजन को समझने की जरूरत है। इसमें आपके अपने पर्सनल डिटेल्स होते हैं और कंपनी के अपने टर्म एंड कंडीशंस होते हैं, और उसमें जो डिपोनेंट होता है, जो शपथ करता होता है, वो अप्लीकेंट ही होता है। तो इस वजह से हमेशा अपेंडिक्स 10 ए आपको देना पड़ेगा, जिससे बाद में कभी आप इस बात से मुकरे ना या फिर इग्नोर ना करें कि मुझे ये चीज पता नहीं थी। तो इसलिए कंपनी हमेशा आपसे साइन करवाती रहेगी। एलओआई मिलने के बाद आपको ड्राइंग दिया जाएगा। ड्राइंग देने के बाद आपको एनओसी की लिस्ट दी जाएगी और फिर आपको एनओसी का प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस तरह से हम कह सकते हैं कि इलेक्शन के बाद सारे प्रोसेस बहुत ही तेजी से चलने वाले हैं, बहुत ही फास्ट होने वाले हैं। बस आपको अपने सिस्टम को कंपनी के साथ पैरेलली चलने देना है। जैसा कंपनी कहती है, जैसा ऑयल मार्केटिंग कंपनी कहती है, वैसा आपको काम करते रहना है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।